सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। बैटल फॉर ग्रोथ, लड़ाई किस चीज़ के लिए? वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए। इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी कि सरकार के द्वारा जो खर्चा किया जाता है, जो स्पेंड किया जाता है पैसा विभिन्न योजनाओं पर, उसमें बढ़ोतरी। प्राइवेट कंजम्पशन, इसके अलावा जो निजी उपभोग है उसमें इंक्रीज, उसमें बढ़ोतरी। तो ये इस तरह की बातें हैं जो शुभ संकेत देती हैं। बोर्ड वेल का मतलब होता है अच्छे संकेत देना। कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग और प्राइवेट कंजम्पशन में बढ़ोतरी अच्छे संकेत देती है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। देयर वाज अ सिग्निफिकेंट अपटिक इन India's economic trajectory in the December quarter of this financial year, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 के क्वार्टर 3 की हम बात करें तो देयर वाज अ सिग्निफिकेंट, मतलब काफ़ी हद तक एक उछाल देखने को मिला भारत का। ये जो इकोनॉमिक ट्राजेक्ट्री है, ट्राजेक्ट्री का मतलब हो गया यहाँ पे मार्ग, यानी कि अर्थव्यवस्था जिस तरह से मूव कर रही है उसमें थोड़ी सी वृद्धि हमें देखने को मिली इस क्वार्टर में, दिसंबर वाले क्वार्टर में, इन द दिसंबर क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। रजिस्टरिंग, दर्ज करते हुए अ 6.2% रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, यानी कि इस दिसंबर वाले क्वार्टर में 6.2% की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ जो है दर्ज की गई, देखी गई। कंपेयर्ड विथ, और अगर हम इस 6.2% की तुलना करें किस चीज़ से? अ लो रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 5.6% इन द प्रीवियस क्वार्टर, यानी कि प्रीवियस क्वार्टर में पहले तो क्या था, 5.4% जो है आकलन था, इसको संशोधित किया गया था 5.6% के लिए पिछले क्वार्टर में। लेकिन उस पिछले क्वार्टर की तुलना में ये जो दिसंबर क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ है ये अधिक रही है। टू बी श्योर, निश्चित रूप से अगर हम देखें, दिस ग्रोथ रेट वाज द स्लोएस्ट सिंस क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 23, यानी कि ये जो ग्रोथ रेट थी ये सबसे कम थी। कब से? सिंस क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 23, कि फाइनेंशियल ईयर 23 के क्वार्टर 4 से अब तक की ये सबसे स्लो जो है ग्रोथ रेट थी। एक्सेप्ट फॉर, सिवाय, इसको छोड़कर, एक्सेप्ट फॉर द प्रीवियस क्वार्टर्स 5.6%, यानी कि दिसंबर से पहले का जो क्वार्टर था उसमें जो है 5.6% रही थी, सबसे स्लो तो ये थी। लेकिन इसके बाद की जो स्लो है वो 6.2% है। द 6.2% ग्रोथ रेट ऑल्सो सजेस्ट, कि ये जो 6.2% की वृद्धि है ये इस बात को भी बताती है दैट द गवर्नमेंट्स फुल ईयर ग्रोथ टारगेट, कि सरकार का पूरे साल का, यानी कि सरकार का इस साल का जो ग्रोथ टारगेट है कितना, 6.5% का, इज वर्चुअली अनअटेनेबल। वर्चुअली का मतलब है ऑलमोस्ट, अनअटेनेबल का मतलब है जिसे प्राप्त न किया जा सके। तो सरकार का जो वर्ष भर का ग्रोथ टारगेट है 6.5% का, वो ऑलमोस्ट प्राप्त होता हुआ नज़र नहीं आता। गिवन, गिवन का मतलब होता है इन बातों को देखते हुए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए। गिवन ग्लोबल हेडविंड्स ऑफ टैरिफ्स, ग्लोबल, वैश्विक, हेडविंड्स का मतलब हो गया प्रतिकूल परिस्थितियाँ, टैरिफ का मतलब हो गया टैक्स, कि टैक्स से संबंधित जो वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियाँ देखने को मिल रही हैं उनके कारण ऐसा लगता है कि सरकार का जो वर्ष भर का टारगेट है ग्रोथ का वो अचीव नहीं हो पाएगा। हेडविंड्स ऑफ टैरिफ्स दैट कुड लीड टू, यहाँ कुड आया है पॉसिबिलिटी के लिए, लीड का मतलब है कारण होना, दैट कुड लीड टू इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, कि टैरिफ्स में बढ़ोतरी के कारण जो वस्तुएं इंपोर्ट की जाती हैं, भारत जिन वस्तुओं को आयात करता है उनकी कीमतें जो है बढ़ जाएंगी। देखो, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि भाई जो चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे हो
वो इंपोर्ट की गई वस्तु अगर आपको महंगी पड़ रही है तो आप उपभोक्ताओं को भी उस वस्तु को महंगी ही बेचोगे, तो इस तरह से जो है महंगाई बढ़ेगी। इसको बोलेंगे हम इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। तो टैरिफ्स के कारण जो है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। अमिड का मतलब होता है के बीच, टैपिड का मतलब होता है सुस्त, एकदम ढीला, एकदम कमज़ोर। अमिड टैपिड परफॉर्मेंस बाय द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर डोमेस्टिकली, यानी कि घरेलू स्तर पे अगर हम बात करें, यानी कि भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो जो निर्माण क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र है उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी सुस्त है, उसमें भी जो है कोई ज़्यादा एनर्जी देखने को नहीं मिलती। द बल्क ऑफ क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 25 ग्रोथ हैज़ बीन, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 का ये जो क्वार्टर 3 है इसका ज़्यादातर, इसमें ज़्यादातर जो ग्रोथ हमें देखने को मिली है वो ग्रोथ किस चीज़ से देखने को मिली है? हैज़ बीन बोल्स्टर्ड। बोल्स्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट देना। बाय द प्राइमरी सेक्टर। देखो अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर होते हैं हमारे, एक हो गया प्राइमरी, एक हो गया सेकेंडरी और एक हो गया टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है कि भाई ऐसे सेक्टर जिनमें जो डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़े हुए हैं, जैसे आपका एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, खनन का जो काम है, फॉरेस्ट्री है। तो प्राइमरी सेक्टर जो है इसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की क्वार्टर 3 के जो आंकड़े हैं उन्हें ऊपर उठाने में, विथ अ वैल्यू एड ऑफ 5.2%, यानी कि प्राइमरी सेक्टर ने जो है कितना वैल्यू एडिशन किया? 5.2% का, अप फ्रॉम 1.2% इन द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर, यानी कि पिछले साल की तुलना में इसी क्वार्टर में जो वैल्यू ऐड की थी प्राइमरी सेक्टर ने वो कितनी थी? 1.8% की, और इस बार कितनी रही? 5.2%। बट लेकिन ग्रोथ इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स, ये हो गया द्वितीयक, ये हो गया तृतीयक, सेकेंड एंड टर्शियरी सेक्टर्स दैट मेकअप, मेकअप का मतलब है बनाना, यानी कि निर्मित करना। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर्स की बात करें, और ये सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर किन किन से मिलके बने हुए हैं? मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में आपके आते हैं निर्माण से संबंधित उद्योग धंधे। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर्स में तो हो गया कि डायरेक्ट आप जो है कच्चा माल प्राप्त कर रहे हो, उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। अब कच्चा माल आपके पास आ गया, जैसे फसल है, वो अगर आप फार्मिंग में लगे हुए हो, किसानी में आप लगे हुए हो, तो आपने क्या किया? फसल को जो है प्रोड्यूस किया। अब ये फसल जो है सेकेंडरी सेक्टर में आएंगी। इन फसल के माध्यम से, जैसे गेहूं है वो बाज़ार में पहुंचेगा, उससे जो है अन्य प्रोडक्ट्स बनेंगे। इसी तरह से जैसे सरसों है तो वो मार्केट में आएगी, उसका तेल निकलेगा और उसका अन्य प्रोडक्ट बनेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये हो गया। सर्विसेज हो गया आपकी सेवा क्षेत्र, स्लोड टू 4.8% एंड 7.4% रेस्पेक्टिवली। तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये जो है इनमें गिरावट आई, कितनी? 4.8% और 7.4% जो है ये क्रमशः रहा, कंपेयर्ड विथ 12.4% एंड 8.3% लास्ट ईयर। जबकि पिछले साल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर जो है इस क्वार्टर में कितने रहे थे? 12.4 और 8.3%। वाइल जबकि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंथा नागेश्वरन एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेज का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, दैट a growth rate of 7.6% in the current quarter is ambitious amid global economic uncertainties। तो जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि ये जो ग्रोथ रेट है 7.6% की इन द करंट क्वार्टर, की वर्तमान क्वार्टर में, एम्बिशियस का मतलब होता है कुछ ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी होना, एंड अमिड का मतलब है के बीच, ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच करंट क्वार्टर में 7.6% की ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा महत्वाकांक्षी प्रतीत होती है। हिज सजेशन दैट दिस ग्रोथ रेट इज अटेनेबल साउंड्स रादर ऑप्टिमिस्टिक, कि भाई ये जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उनका ये सुझाव है कि ये जो
ग्रोथ की आप उम्मीद कर रहे हो 7.6% की, इज अटेनेबल, और इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, साउंड्स, ये ऐसा प्रतीत होता है, रादर ऑप्टिमिस्टिक है ना, कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक जो है वो प्रतीत होता है उनका ये जो सजेशन है। अनलेस, अनलेस आता है कोई कंडीशन को दिखाने के लिए कि भाई जब तक द महाकुंभ प्रोपेल्ड अ कंजम्पशन स्पाइक, कि ये जो महाकुंभ था, प्रोपेल का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना, उसे आगे की ओर धकेलना और बढ़ाना। कंजम्पशन, स्पाइक का मतलब है बढ़ोतरी, कि भाई महाकुंभ जो है इसने क्या किया, ये जो कंजम्पशन है इसमें जो है बढ़ोतरी की। दैट वाज एबल टू बट्रेस द करंट क्वार्टर्स ग्रोथ नंबर्स, और इसके द्वारा, कि ये जो महाकुंभ था इसके द्वारा कंजम्पशन में बढ़ोतरी हुई और इसके द्वारा जो है सपोर्ट मिला, यहाँ बट्रेस का मतलब है सपोर्ट मिलना, द करंट क्वार्टर्स ग्रोथ नंबर, कि वर्तमान क्वार्टर के जो भी वृद्धि से जुड़े हुए आंकड़े हैं उन्हें ये कुंभ जो था, कुंभ फेस्टिवल जो था उससे सपोर्ट मिला। इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर्स, कि भारत के निर्माण और सेवा क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो ये दोनों क्षेत्र जो हैं बने हुए हैं कैसे, वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब होता है बहुत ही कमज़ोर स्थिति में होना। टू ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटीज़, कि वैश्विक व्यापार से जुड़ी हुई जो अनिश्चितताएं हैं उनका जो है ना डायरेक्टली असर है इन चीज़ों पर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर्स पे। सच एज, जैसे कि अब वो क्या है ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी, सच एज द US 25% इम्पोर्ट टैरिफ ऑन स्टील, कि अमेरिका के द्वारा 25% जो है आयात पे टैक्स लगाना, कि भाई जैसे स्टील है उसके ऊपर कितना टैक्स लगा देना, 25%। एंड एन इक्वल परसेंटेज प्रोपोज्ड ऑन फार्मास्यूटिकल्स, और 25% टैक्स ही अमेरिका ने जो है प्रस्तावित किया है किन चीज़ों पर, ये जो आपके यहाँ मेडिकल जो दवाएं बनती हैं ना, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र जो है उस पर भी जो है ये प्रस्तावित कर रखा है। अबाउट अ थर्ड ऑफ इंडियाज़ फार्मा एक्सपोर्ट्स टोटलिंग $8.7 बिलियन वर टू द US इन फाइनेंशियल ईयर 24, कि वित्तीय वर्ष 2024 की अगर हम बात करें तो भारत का ये जो फार्मा सेक्टर है, ये जो मेडिकल क्षेत्र है भारत का, तो कुल मिला के जो फार्मा निर्यात है उसका 31% फाइनेंशियल ईयर 2024 में अमेरिका को निर्यात किया गया, यानी कि $8.7 बिलियन का जो व्यापार था वो फार्मा एक्सपोर्ट का ही था, और वो भारत ने सिर्फ अमेरिका को ही किया, लगभग जो है टोटल फार्मा का 31%। न्यूज़ ऑफ द प्रोपोज्ड टैरिफ्स हैज़ सेंट शॉक वेव्स, कि इस तरह की ये जो खबरें आ रही हैं कि प्रस्तावित टैक्स जो है लगेगा अमेरिका की तरफ से, तो ये जो न्यूज़ है इसने क्या किया है, इस न्यूज़ ने जो है शॉक वेव्स भेजी है, यानी कि कई लोग जो हैं, या खास करके ये जो फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, इनके मन में जो है डाउट बढ़ा है। विथ सम फर्म्स सजेस्टिंग अ पिवट टू प्रोड्यूसिंग इन द US, कि कुछ कंपनीज जो हैं वो ये सजेस्ट कर रही हैं, पिवट का मतलब होता है बहुत ही मुख्य होना, पिवट का मतलब होता है एकदम सेंट्रल होना, बहुत ही ज़्यादा, एकदम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होना, कि बाकी अन्य चीज़ें उसी पे डिपेंड करें। टू प्रोड्यूसिंग इन द US, कि भाई अब क्या है कि अमेरिका में ही ये जो फार्मा है इसको प्रोड्यूस किया जाए, इसको जो है सपोर्ट मिलेगा अगर ये टैरिफ्स जो है बढ़ाया जाता है तो। विच कुड यहाँ पे है पॉसिबिलिटी के लिए, पोटेंशियली का मतलब है संभावित रूप से, लीड टू, लीड का मतलब है यहाँ पे कारण बनना, अ ट्रेड रेवेन्यू लॉस फॉर इंडिया। अब देखो भारत के जो भी फार्मा उत्पाद हैं उन पे अगर अमेरिका बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा देता है, जैसे 25% टैक्स बढ़ा दिया, तो फिर सपोर्ट किसको मिलेगा, अमेरिका की जो घरेलू कंपनियां हैं वे खुद ही फार्मा को जो प्रोड्यूस करेंगी उनको सपोर्ट मिलेगा, तो उसके माध्यम से संभावित रूप से भारत को जो व्यापार में रेवेन्यू प्राप्त होता है उसमें जो है लॉस उठाना पड़ सकता है। देयर आर ब्राइट स्पॉट्स, अब देखो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, ब्राइट स्पॉट्स का मतलब है कि भाई ऐसा नहीं है कि सारी बातें नेगेटिव ही हैं, कुछ अच्छे बिंदु भी हैं। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, हालांकि जो है कुछ अच्छी बातें भी है। द अपटिक, अपटिक का मतलब है उछाल आना, एक इंक्रीज देखने को मिला है। द अपटिक ऑफ 8.3% इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड 6.9% ग्रोथ इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, हैव बीन बॉल्स्टर्ड,
तो देखो दो चीज़ें हमें देखने को मिली है क्या, सरकार के द्वारा जो खर्च किया जाता है उसमें जो है कितना देखने को मिला है 8.3%, और जो प्राइवेट कंजम्पशन है, जो निजी उपभोग है, उसमें कितनी ग्रोथ देखने को मिली है 6.9% की। तो ये ग्रोथ और सरकार के द्वारा ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इनमें वृद्धि क्यों हुई है, हैव बीन बोल्स्टर्ड, बोल्स्टर्ड का मतलब है सपोर्ट देना। तो इन दोनों चीज़ों को सपोर्ट मिला है, यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग और प्राइवेट कंजम्पशन जो है, इन दोनों को सपोर्ट मिला है किस चीज़ से, बाय अ मॉडरेशन। मॉडरेशन का मतलब होता है थोड़ी सी कमी आना इन इन्फ्लेशन, कि जो मुद्रास्फीति है, जो महंगाई है, वो थोड़ी मॉडरेट हुई है, वो थोड़ी कम हुई है, उसके कारण जो है प्राइवेट कंजम्पशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग में ग्रोथ देखने को मिली है। द आरबीआई हैज़ प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्ट का मतलब होता है भविष्य के संबंध में आप कोई अनुमान लगाते हो, कोई आकलन लगाते हो। इन्फ्लेशन टू एवरेज 4.8% इन फाइनेंशियल ईयर 25, कि वित्तीय वर्ष 2025 में इन्फ्लेशन के बारे में आरबीआई का कहना है कि वो एवरेज कितनी रहेगी 4.8%। एस्टिमेटिंग का मतलब है आकलन करते हुए, दैट दिस वुड ईज फर्दर टू 4.2% इन फाइनेंशियल ईयर 26, कि वित्तीय वर्ष 2026 में फर्दर का मतलब है और ज़्यादा कुछ ऐड करना किसी बात में, है ना, कि भाई इस तरह का आकलन किया गया है आरबीआई के द्वारा कि वित्तीय वर्ष 2026 में और ज़्यादा जो है गिरावट देखने को मिल सकती है इन्फ्लेशन में, और वो कितनी रहेगी 4.2% के आसपास। इंडिकेटिंग, ये इंडिकेशन देते हुए, ये संकेत देते हुए अ पॉसिबल अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का मतलब होता है मेल खा जाना, जैसे आपकी पॉलिसीज़ हैं उनसे कोई बात जो है मेल खा जाए, विथ द आरबीआई's मीडियम टर्म टारगेट ऑफ 4%, यानी कि आरबीआई का मध्य अवधि के लिए इन्फ्लेशन के संबंध में जो टारगेट है वो क्या है, 4% का है। तो देखो वर्तमान में आरबीआई का कहना है कि भाई 2025 की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2025 की, तो जो इन्फ्लेशन है उसका कितने रहने की उम्मीद है, 4.8%। इसके अलावा आरबीआई का कहना है कि भाई फाइनेंशियल ईयर 26 में और थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, और कितनी रह सकती है, इन्फ्लेशन 4.2%। और ये जो 4.2% है ये लगभग 4% के करीब है, और ये 4% जो है आरबीआई का मीडियम टर्म टारगेट है इन्फ्लेशन के संबंध में। हाउएवर, हालांकि दीज करंट एस्टिमेट्स हैव कम इनटू क्वेश्चन, कम इनटू क्वेश्चंस का मतलब होता है कि भाई सवालों के दायरे में आ जाना, सवाल खड़े हो जाना किसी चीज़ पर। हालांकि ये जो वर्तमान एस्टिमेट्स हैं, ये जो वर्तमान आकलन हैं, ये सवालों के घेरे में हैं। क्यों ऐसा, इसलिए एज आया है रीज़न बताने के लिए। द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, की जो राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस है, उसने ये इंडिकेट किया है, ये संकेत दिया है, ये बताया है दैट इट हैज़ अटेम्प्टेड अ ट्वीकिंग, ट्वीक का मतलब होता है परिवर्तन, चेंज करना, थोड़ा सा बदलाव लाना, ऑफ इट्स मेथडोलॉजी, यानी कि एनएसओ ने ये संकेत दिए हैं कि भाई एनएसओ ने क्या किया है, उसका जो मेथड है, यानी कि जिस मेथड के माध्यम से आंकड़े जुटाए जाते हैं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है। फैक्टरिंग इन, फैक्टर इन का मतलब होता है इंक्लूड करते हुए, शामिल करते हुए। इंडस्ट्री वाइज, इंस्टीट्यूशन वाइज डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, कि प्रत्येक इंडस्ट्री और प्रत्येक इंस्टीट्यूशन जो है उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को जो है शामिल करते हुए थोड़ा सा मेथड में परिवर्तन किया गया है आंकड़े जुटाने के लिए। बट नॉट क्वाइट एलेबोरेटिंग, एलेबोरेट का मतलब होता है विस्तार से बताना, क्वाइट का मतलब है काफ़ी, लेकिन एनएसओ ने काफ़ी अच्छी तरह से विस्तार से नहीं बताया है। ऑन वाट मटेरियल इन्फ्लुएंस, यहाँ पे मटेरियल इन्फ्लुएंस का मतलब है एक तरह से वास्तविक प्रभाव, दिस हैज़ हैड ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द डेटा कलेक्टेड, कि एनएसओ के द्वारा जो आंकड़े कलेक्ट किए गए हैं उनकी जो मात्रा है और जो गुणवत्ता है वो एनएसओ की नई मेथोडोलॉजी से किस तरह से प्रभावित हुई है, इसके बारे में एनएसओ ने डिटेल में नहीं बताया है। द एनएसओ वेंट ऑन टू से, देखो गो ऑन का मतलब है जैसे आप कुछ कह रहे हो तो उस बात को और कहना और जारी रखना। टू से दैट द ओवरऑल एज वेल एज सेक्टोरल वेरिएशंस इन एडवांस्ड एस्टिमेट्स,
तो एनएसओ ने जो है इस बात को कहा कि भाई अगर हम बात करें ओवरऑल और सेक्टोरल, हर सेक्टर में जो वेरिएशंस देखने को मिले हैं, जो उतार चढ़ाव या जो परिवर्तन देखने को मिले हैं, इन एडवांस्ड एस्टिमेट्स है ना, कि भाई ये जो एस्टिमेट्स हमारे पास हैं, जो एडवांस एस्टिमेट्स का मतलब है कि आगे आने वाले समय के लिए जो भी आकलन हमने लगाया है और उस आकलन के संबंध में जो भी सेक्टर में परिवर्तन देखने को मिले हैं या ओवरऑल परिवर्तन देखने को मिले हैं, उनका कारण क्या है, इज एट्रीब्यूटेड टू, एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं हम कारण बताने के लिए, टू अ रिवीजन ऑफ, रिवीजन का मतलब है यहाँ पे संशोधन, ऑफ बेंचमार्क एस्टिमेट्स। बेंचमार्क का मतलब होता है एक तरह से, आप बेंचमार्क हम बोलते हैं किसी भी चीज़ को जो स्टैंडर्ड यानी कि जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है ना, बेंचमार्क एस्टिमेट्स एंड एडिशनल और अपडेटेड डेटा अवेलेबल ऑन वेरियस इंडिकेटर्स, कि जो कई सूचकांक हैं, कई इंडिकेटर्स हैं, उन पे जो भी अतिरिक्त आंकड़े अवेलेबल हैं उनके आधार पे जो है थोड़ा सा परिवर्तन आया है। द एनएसओ मस्ट क्लैरिफाई, कि जो एनएसओ है उसे इस बात के बारे में ज़रूर जो है स्पष्टीकरण देना चाहिए, दिस रिवीजन इन मेथोडोलॉजी, कि भाई ये जो एनएसओ की जो मेथोडोलॉजी है, आंकड़े कलेक्ट करने की जो प्रक्रिया है, उसमें क्या संशोधन उसने किया है। टू इनेबल, इनेबल का मतलब है सक्षम बनाना, ताकि हम जो हैं सक्षम बन सकें किस चीज़ में, अ मोर इन्फॉर्म्ड एनालिसिस, इन्फॉर्म्ड का मतलब हुआ सूचित, एनालिसिस का मतलब हुआ विश्लेषण। देखो जब हम बोलते हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजन, इन्फॉर्म्ड डिसीजन इसका मतलब ये होता है कि भाई आपके पास पर्याप्त सूचनाएं हैं, आपके पास पर्याप्त इन्फॉर्मेशन है और उसके आधार पे आप डिसीजन लेते हो, तो उसको हम कहेंगे इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इसी तरह से आप एनालिसिस करते हो, किसी चीज़ का विश्लेषण करते हो, और उस विश्लेषण को अगर हम बोल रहे हैं इन्फॉर्म्ड एनालिसिस, तो इसका मतलब है कि भाई आपके पास पर्याप्त इन्फॉर्मेशन है ऑफ द डेटा दैट इट प्रोवाइड्स, कि एनएसओ के द्वारा जो आंकड़े प्रोवाइड किए जाते हैं उन आंकड़ों का इन्फॉर्म्ड एनालिसिस किया जा सके। इसके लिए ज़रूरी है कि एनएसओ ये क्लैरिफाई करे कि डेटा कलेक्ट करने की जो उसकी मेथोडोलॉजी है उसमें उसने क्या संशोधन किया है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।